गुड मॉर्निंग एवरीवन। लीगल हॉल्ड जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कल हम ओपिनियन के बारे में पढ़ रहे थे। ओपिनियन के बारे में, और ओपिनियन किसकी? एक्सपर्ट की ओपिनियन। अब एक्सपर्ट की ओपिनियन किस तरह रेलेवेंट है ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा किस किस व्यक्ति की और कहाँ कहाँ ओपिनियन रेलेवेंट होगी वे हम आज क्लियर करेंगे। सेक्शन 45A तक हमने क्लियर कर लिया था। अब देखते हैं सेक्शन 46। सेक्शन 46 कहता है कि फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, facts not otherwise relevant are relevant if they are support or are consistent with the opinion of experts when such opinion are relevant। विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य, विशेषज्ञों की राय से संबंधित तथ्य वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, यानी अन्यथा सुसंगत नहीं होते, किसी भी तरह सुसंगत होते हैं। कब? यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों, जबकि ऐसी रायें सुसंगत हों। देखो, जहां कहीं किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन रेलेवेंट है तो वे फैक्ट जो या तो इसका सपोर्ट करें या इससे इनकंसिस्टेंस हों, या तो सपोर्ट करें या असंगत हों, तो वे रेलेवेंट होंगे। क्योंकि अगर समर्थन करते हैं तो इसे कॉर्पोरेट कर देंगे, और असंगत हैं तो कहीं ना कहीं उसे डिनाई करेंगे। इनकंसिस्टेंस यदि हैं तो वे उसे कहीं ना कहीं डिनाई करेंगे। इसलिए वे फैक्ट जो, ऐसे फैक्ट जो विशेषज्ञों की राय का, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन जहां रेलेवेंट है, उन फैक्ट्स का या तो समर्थन करते हैं या फिर उनसे असंगत हैं, वे रेलेवेंट होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, इलस्ट्रेशन। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज पॉइज्ड बाय ए सर्टेन पॉइजन। द फैक्ट दैट अदर पर्सन हु वर पॉइज्ड by that person exhibited certain symptoms which experts affirm to deny to be the symptoms of that poison is relevant। प्रश्न यह है कि क्या को अमुक विष दिया गया था, यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी जिन्हें वह विष दिया गया था अमुक लक्षण प्रकट हुए थे, जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषतः प्रतिज्ञात या प्रत्याघात करते हैं। देखो, एक्सपर्ट की ओपिनियन आई है, इसमें अपन इसको एक अदर तरीके से लेके समझते हैं। क्लियर? ये भी क्लियर हो जाएगा और सेक्शन भी क्लियर हो जाएगा। प्रश्न यह है कि क्या एक को एक स्पेसिफिक पॉइजन दिया गया था, ठीक है। अब उसके लक्षणों से ये पता चलता है। लक्षण किसने बताए? एक्सपर्ट ने। एक्सपर्ट ने लक्षण बताए, लक्षण से पता चला कि ये यही विष था। अब वे फैक्ट जो इनका या तो समर्थन करते हैं या फिर इससे असंगत हैं। समर्थन, किसी व्यक्ति ने कहा कि सर और व्यक्तियों में भी जिनको भी ये विष दिया गया था उनमें यही लक्षण प्रकट होते थे, या इससे असंगत कि नहीं साहब उसमें ऐसा कोई लक्षण प्रकट नहीं हुआ था। दोनों यहां रेलेवेंट हैं। क्यों? कि एक तो सपोर्ट कर रहा है, दूसरा इससे इनकंसिस्टेंस है। इसलिए ऐसे फैक्ट्स जहां राय रेलेवेंट है वहां राय का, यानी ओपिनियन का, या तो सपोर्ट करते हैं या उससे इनकंसिस्टेंस हैं, दोनों फैक्ट रेलेवेंट होंगे। यही बताया गया है सेक्शन 46 में। दूसरा है बी। द क्वेश्चन इज वेदर एन obstruction to a harbor is caused by a certain sea wall। The fact that other harbors
similarly situated in other respects, but where there were no such sea wall began to be obstructed at about the same time is relevant. प्रश्न यह है कि क्या किसी बंदरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र भित्ति से कारित हुई, यानी समुद्र भित्तियां आ जाती हैं, उनसे बंदरगाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य बंदरगाह जो अन्य दृष्टियों में वैसी ही स्थिति के थे, किंतु जहां ऐसी समुद्र भित्तियां नहीं थी, लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे। एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि किसी समुद्र एक बंदरगाह पे बाधा जो उत्पन्न हुई है, क्या वह एक समुद्र भित्ति सी वॉल से उत्पन्न हुई है? वहां फिर एक ओपिनियन आई कि नहीं साहब, ओपिनियन का समर्थन या खंडन। अब देखो कैसे समर्थन और खंडन हो रहा है। अन्य बंदरगाह भी जो उसी टाइप के थे, उसी टाइम पे बाधित हुए, लेकिन उनमें समुद्र भित्तियां नहीं थी। इसलिए इस राय का खंडन कर रहे हैं कि नहीं, समुद्र भित्ति से तो कारित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अदर जो बंदरगाह थे उन पे भी तो ऐसा होना चाहिए था, उन पे समुद्र भित्ति नहीं आई, फिर भी वो बाधित हुए। इट मीन्स समुद्र भित्ति से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सी वॉल कारण नहीं है। क्लियर? सेक्शन 47, ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलेवेंट। When the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supported to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person, is a relevant fact. जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है। परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी, सुसंगत तथ्य है। देखो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हैंड राइटिंग उसी व्यक्ति की है, यानी अपन सपोज देन लेते हैं ए व्यक्ति की, क्या यह हैंड राइटिंग ए व्यक्ति की है? यहां क्वेश्चन अराइज है कि क्या यह हैंड राइटिंग ए व्यक्ति की है। तो उन व्यक्तियों की राय, यहां एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा, उन व्यक्तियों की राय जो एक को लिखते हुए देखते हैं, या फिर उन्होंने एक को लिखते हुए तो नहीं देखा, लेकिन कारोबार के अनुक्रम में या और किसी कारण से वे एक के द्वारा लिखी गई डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करते रहते हैं, यानी कि वे व्यक्ति जो उसकी हैंड राइटिंग से परिचित हैं, उनकी राय यहां रेलेवेंट होंगी। अब हैंड राइटिंग से परिचित कौन होता है, ये एक्सप्लेनेशन में बता रखा है। ए पर्सन इज सेड टू बी एक्विटेड विथ द हैंड राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन व्हेन ही हैज सीन दैट पर्सन राइट, और व्हेन ही रिसीव डॉक्यूमेंट purporting to be written by that person in answer to document written by himself or under his authority and addressed to that person, or when in the ordinary course of business document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते हुए देखा है, या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेज प्राप्त की है, या जबकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्य होने वाली दस्तावेजें
उसके समक्ष बराबर रखी जाती हैं। क्लियर? आदमी हैंड राइटिंग से, कोई भी पर्सन किसी दूसरे की हैंड राइटिंग से परिचित तब माना जाता है या तो वह उसे लिखते हुए देखता है, या फिर उसका डॉक्यूमेंट्स बार बार में वह प्राप्त करता है और उसका जवाब देता है, या तीसरा ना प्राप्त करता है, उसके सामने उसकी लिखी हुई डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पड़ी रहती हैं, रखी रहती हैं उसके पास। तो ये तीनों कंडीशन में उसका हैंड राइटिंग से परिचित होना माना जाता है। और वह पर्सन जो कि उसकी हैंड राइटिंग से परिचित है, उसकी राय जब हस्तलेख के बारे में ओपिनियन बनानी हो तो उस व्यक्ति की ओपिनियन, यानी परिचित व्यक्ति की ओपिनियन रेलेवेंट होगी। परिचित किससे? हैंड राइटिंग से। क्लियर? इलस्ट्रेशन में और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। The question is whether a given letter is in the handwriting of a merchant in London, B is a merchant in Calcutta who has written letter addressed to A and received letter purporting to be written by him, C is B's color, whose duty it was to examine and file B's correspondence. D is B's broker, to whom B habitually submitted the letter purporting to be written by A for the purpose of advising him thereon. The opinion of B, C and D on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, thought neither B, C nor D ever saw A right. प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र लंदन के एक व्यापारी कै के हस्तलेख में है। ख कलकत्ते में व्यापारी है जिसने कै को पत्र संबोधित किए हैं तथा उसके द्वारा लिखे हुए तात्पर्य होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। ग ख का लिपिक है जिसका कर्तव्य ख के पत्र व्यवहार को देखना और फाइल करना था। ख का दलाल घ है जिसके समक्ष क द्वारा लिखे गए तात्पर्य होने वाले पत्रों को उनके बारे में उससे सलाह करने के लिए ख बराबर रखा करता था। ख, ग और घ की इस प्रश्न पर राय कि वह पत्र क के हस्तलेख में है सुसंगत है, क्योंकि तीनों ही उसकी हैंड राइटिंग से परिचित हैं। यद्यपि न तो ख ने, न ग ने और न घ ने क को लिखते हुए कभी देखा है। क्लियर? 47A opinion as to electronic signature when relevant. When the court has to form an opinion as to the electronic signature of any person, the opinion of the certifying authority which has issued the electronic signature certificate is a relevant fact. जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय बनानी हो तब उस प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय जिसने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह प्रमाण पत्र जारी किया है सुसंगत तथ्य है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सीधा एक क्वेश्चन आता है कि किस व्यक्ति की राय सुसंगत है, तो इसमें प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय, सर्टिफाइंग अथॉरिटी की ओपिनियन रेलेवेंट होगी। क्लियर? कोई बहुत ज्यादा समझने की चीज नहीं है, जिसने जारी किया है उसकी राय यहाँ रेलेवेंट होगी, अदरवाइज नहीं। क्लियर? यहां तक चलते हैं सेक्शन 48 में। ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम व्हेन रेलेवेंट। When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinion as to the existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. देखो, कस्टम और राइट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं
और मैंने आपको वहां अंतर करके भी बताया था कि क्या अंतर है इन सेक्शन में। क्लियर। अब यहां है, यहां राय के बारे में है कि राय कब सुसंगत है उनके बारे में, अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत हैं। जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की राय सुसंगत हैं जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते। यानी उन व्यक्तियों की राय जो यदि उसका अस्तित्व होता तो वे उससे जानते जरूर, तो वे उन व्यक्तियों की राय यहां रेलेवेंट हैं। एक्सप्लेनेशन। द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन। साधारण रूढ़ि या अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं। यानी कौन सी अधिकार और रूढ़ि को हम जनरल माने, एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा जो अधिकार और रूढ़ि अपनाई जाती है उसे साधारण रूढ़ि और अधिकार कहते हैं। अधिकार और रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में यदि प्रश्न हो तो कौन से तथ्य सुसंगत हैं, तो सुसंगत हैं सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 13 में हम चलें तो सेक्शन 13 बात करता है उन विशिष्ट उदाहरणों की, एग्जाम्पल की, और दूसरा ट्रांजैक्शन की जिनके द्वारा रूढ़ि को या तो स्वीकार किया या अस्वीकार किया या रोका गया या रूपांतरित किया गया, प्रत्याघात किया गया। तो वहां ट्रांजैक्शन की और उदाहरण की यानी एग्जाम्पल की बात करता है। सेक्शन 48 में अगर हम आते हैं तो यहाँ ओपिनियन की बात करता है। अगर सेक्शन 32 के क्लॉज में चलते हैं वहां किस चीज की बात करता है, वहां उन व्यक्तियों की रायों की बात करता है। राय नहीं, वहां स्टेटमेंट जो पहले ही जारी हो चुके और क्वेश्चन आज अराइज हुआ है। क्लियर। तो अगर उसका अस्तित्व होता तो जानते, ऐसे लोगों की ओपिनियन यहां रेलेवेंट होगी। ओपिनियन एज टू यूजेज tenants etc. when relevant, when the court has to form of an opinion as to the uses and tenets of any body of man or family, the constitution and government of any religious or charitable foundation, or the meanings of word of term used in particular districts or by particular classes of people. The opinion of person having special means of knowledge thereon are relevant fact. प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत हैं, जबकि न्यायालय को मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की प्रथाओं और सिद्धांतों के किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के अथवा विशिष्ट जिले में या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो। यहाँ पर्टिकुलर मैटर दे रखा है, मनुष्यों का कोई निकाय है या कुटुंब की प्रथाओं और सिद्धांतों के बारे में, दूसरी किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के बारे में, या किसी विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत हैं। यानी उसके मामले में वे व्यक्ति जिनके पास ज्ञान के विशेष साधन हैं, वे उससे टच में रहते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उन व्यक्तियों की रायें यहाँ सुसंगत होंगी। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि रूढ़ी और प्रथा
हम ये नाम शुरू से सुनते आए हैं, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, रूढ़ि में और प्रथा में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आप कमेंट्स कर सकते हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा कि रूढ़ि और प्रथा में क्या डिफरेंस है। चलते हैं सेक्शन 50, ओपिनियन ऑन रिलेशनशिप व्हेन रेलेवेंट। नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है? When the court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion expressed by conduct as to the existence of such relationship of any person who has a member of the family or otherwise has special means of knowledge on the subject is a relevant fact. नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है? जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है, सुसंगत तथ्य है। सबसे बड़ी है नातेदारी। नातेदारी तीन ही तरीके से होती है, रक्त संबंधी, दूसरी है वैवाहिक और तीसरी है एडॉप्शन। क्लियर? रक्त, दत्तक और विवाह, इन तीन तरीके से नातेदारी होती है। चौथा कोई कंसेप्ट नहीं है नातेदारी का। और जहां दो व्यक्तियों के बारे में राय बनानी हो कि उनमें नातेदारी, क्या नातेदारी है या नहीं है, तब ऐसे नातेदारी के अस्तित्व के बारे में किसी व्यक्ति का कंडक्ट या कंडक्ट द्वारा अभिव्यक्त राय, उसका आचरण उन लोगों के प्रति ऐसा रहा है तो वह कंडक्ट द्वारा, जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन थे, तो उन व्यक्तियों की राय रेलेवेंट होंगी। क्लियर? वह व्यक्ति जो उनके कुटुंब को अच्छी तरह जानता है किसी भी मीन्स से, तो उसकी राय रेलेवेंट है, उसका आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय रेलेवेंट है। क्लियर? प्रोविडेड दैट such opinion shall not be sufficient in prove a marriage in proceedings under the Indian Divorce Act 1869 or in prosecution under section 494, 495, 497 or 498 of the Indian Penal Code 14 of 1860। परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1860 के अधीन कार्रवाइयों में या भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 494, 495, 497 या 498 के अधीन अभियोजन में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी कि साहब इस राय के आधार पे ये मान लिया जाए कि दोनों विवाहित हैं। नहीं, विवाह आपको प्रूव अदर फैक्ट से करना होगा। केवल इस फैक्ट के आधार पर विवाह को प्रूव नहीं माना जाएगा। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड, द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रैक्ड बाय देयर फ्रेंड्स एंड एज हस्बैंड एंड वाइफ इज रेलेवेंट। प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे। यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्राय स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बर्ताव किया जाता था, सुसंगत तथ्य है। अब इसी पे एक उदाहरण देके बताता हूं कि किस तरह मैरिज को साबित करने के लिए यह फैक्ट सफिशिएंट नहीं है। ए और बी दोनों साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में साथ रह रहे हैं, अपना गांव छोड़ के किसी दूसरी जगह, ठीक है, वहां उनको रहते 5-6 वर्ष निकल जाते हैं
वहां उसकी मित्र मंडली द्वारा, आज तक उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका रहने का तरीका और आने जाने वालों के द्वारा देखा जाना, उनके मित्र जब भी आते हैं तो वैसा ही बर्ताव होता है। उन्होंने कभी अपने मन से नहीं बताया कि क्या स्थिति है। इस कारण उनके द्वारा पति पत्नी समझा जाना, ये राय रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन शादी प्रूव नहीं हो सकती। उनको मैरिज प्रूव करने के लिए अदर फैक्ट्स का सहारा लेना होगा। क्लियर? क्यों ऐसा भी तो हो सकता है लिव इन में रह रहे हो और उन्हें आज तक पता ही नहीं हो। बी, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज द लेजिमेट सन ऑफ बी। द फैक्ट दैट ए वॉज ऑलवेज ट्रीटेड एज सच बाय मेंबर ऑफ द फैमिली इज रेलेवेंट। प्रश्न यह है कि क्या ख का धर्मज पुत्र है। यह तथ्य कि कुटुंब के सदस्यों द्वारा कैसे सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था सुसंगत है। यानी उन व्यक्तियों की राय जो देखते हैं कि एज ए सन उससे बर्ताव हो रहा है, तो यहां उनके द्वारा दी गई ओपिनियन रेलेवेंट है। क्लियर? ग्राउंड ऑफ ओपिनियन when relevant, whenever the opinion of any living person is relevant, the ground on which such opinion is based are also relevant. राय के आधार कब सुसंगत हैं? राय के आधार कब सुसंगत हैं? देखो, जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, यहां अंडरलाइन कर लेना, लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति की राय। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां कहीं जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है, यानी किस बेस पे उसने ओपिनियन दी है, वह बेस भी रेलेवेंट होगा। कब? जब ओपिनियन रेलेवेंट होगी। और यहां एक शब्द प्रयोग किया गया है, लिविंग पर्सन, जीवित व्यक्ति। इसको अंडरलाइन कर लेना। इसका क्वेश्चन आने के बाद अधिकांशतः गलत होगा, क्योंकि हम सिर्फ पर्सन ध्यान में रखते हैं, जीवित पर्सन नहीं। क्लियर? तो आज का सेशन कंप्लीट है। एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे किया था उसका आंसर देते हैं, देखते हैं कमेंट्स में क्या आया।